इकोनॉमिक्स सर्वे वाली क्लासेस ले रहे हो कंटिन्यूस आप? कौन कौन है जो कंटिन्यूस ले रहे हैं? बाकी बाकी तो घर का रास्ता ले रहे हैं शाम को है। तो कितने टॉपिक हो गए उसमें भी? फोर्थ चैप्टर चल रहा है अभी। तो जितना पढ़ा है वो पूछ लो चाहे, मतलब रिवीजन करते रहना उसका। जैसे आपकी वीक में 5 से 6 दिन होती होगी शायद क्लास। डेली थोड़ी ना होती है, 3 दिन होती है ना। तो 3 दिन, तो 3 दिन के अंदर जो भी मैटर होता है वो बाद में कोशिश किया कि संडे को, क्योंकि क्लासेस लेने के बाद मेरे हिसाब से संडे को उसको रिवीजन करने में 2 से 3 घंटे लगेंगे। फिर आपको हर एक चीज को रटा मत करो, उसके अंदर कॉन्सेप्ट क्या है उनको समझा करो। कुछ स्कीम्स हैं, उनकी एक तो डेट क्या है वो देखा करो, और स्कीम को स्टार्ट किया उसके पीछे मेन ऑब्जेक्टिव या उसका उद्देश्य क्या है, उसमें बजट वगैरह कितना रखा है, ये चीजें याद मत रखो। यानी उसके मुख्य उद्देश्य क्या रखे हैं, तो उनके मुख्य उद्देश्य कई बार 2-3 पॉइंट्स होते हैं, तो दोनों तीनों याद होने चाहिए। इनमें से क्वेश्चंस आते हैं आपके। और कोई बिल्कुल ही लेटेस्ट स्कीम हो और जिसमें बजट को बार बार हाईलाइट किया जा रहा हो कि इसमें इतना करोड़ बजट है, और बार बार कंटिन्यूस आ रहा है, उस टॉपिक में भी आ रहा है, किसी दूसरे टॉपिक में आ गया वहां पे भी बजट हाईलाइट, तो आप समझ जाना उसका बजट भी आ सकता है एग्जाम में। तो कुछ लिमिटेड स्कीम है जिसमें कोई एक दो स्कीम जिसके अंदर कोई बजट पूछा जाए, बाकी जो बजट वाले बहुत ज्यादा डीप डेटा वाले वो नहीं पूछे जाएंगे। जैसे अपने एक तो तीनों सेक्टर हैं, तो तीनों सेक्टर का अपने इकोनॉमिक्स, सॉरी अपनी अर्थव्यवस्था में कि क्या क्या योगदान है, कितना परसेंट योगदान है। जैसे सर्विस सेक्टर का योगदान सबसे ज्यादा है अपने, उसके बाद में इंडस्ट्रीज, और उसके बाद में अपना एग्रीकल्चर सेक्टर। तो उनका कितना परसेंट डेटा है, तो उस डेटा को अपने को रट के रखना है। एक तो करंट डेटा जो वर्तमान में है वो वाले, और एक जो बेस ईयर के अकॉर्डिंग होता है ना, कि जिसके अंदर एक आधार वर्ष मान के और एक स्थिर वर्ष के अकॉर्डिंग जो कांस्टेंट प्राइस के ऊपर हम देखते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो डेटा है, तो दोनों देखने हैं। यानी स्थिर कीमतों पर और एक चालू कीमतों पे, यानी करंट प्राइस के ऊपर। उनमें से भी जनरली क्वेश्चन आते हैं। तीनों सेक्टर के रट के रखना उसमें। हालांकि दो रट लोगे तो तीसरा अपने आप याद हो जाएगा, क्योंकि दोनों के बाद में जो भी बचेगा वो 100% में से घटा के देख लेना। तो उसमें भी भले ही तीनों डेटा मत रटो, तीन की बजाय दो ही रटो। तो इकोनॉमिक सर्वे वाला पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है। हालांकि बीच में तो क्वेश्चन 15-16 तक जाने लग गए थे, लेकिन आजकल वापस आ रहे हैं इसमें ये कि इकोनॉमिक सर्वे के 100 पेज रट के आते हैं, 16 क्वेश्चन ठीक कर देते हैं। तो इस बार वापस कम या सीमित कर दिया, लगभग 9-10 क्वेश्चन तक ले आए थे इकोनॉमिक सर्वे को। लेकिन ये भी ठीक, अपने 10 क्वेश्चन अगर आपके समराइज करके अगर 60-70 पेजेस से आ रहे हैं तो बड़ी बात है अपने आप में। और जब नोट्स बनाओगे खुद से उनको समराइज कर लोगे, और तो गवर्नमेंट वाला इकोनॉमिक सर्वे तो आता है लगभग 350-400 पेज का आता है। उसको हम थोड़ा सा समराइज करके स्प्रिंग बोर्ड वाले नोट्स के रूप में लगभग 150 पेज तक लाने का प्रयास करते हैं, और उसको भी आप पढ़ोगे और फिर आप खुद समराइज करोगे तो लगभग 60 से 70 पेजेस में आता है। और आपको पता है कि हर एक पन्ने को पढ़ने का फायदा है कि एक नंबर आ रहा है, लगभग सॉरी हर 3 से 4 पेज में एक नंबर मिल रहा है आपको। तो इसका मीनिंग है इजीली उन 60-70 पेजेस को पढ़ा जा सकता है। तो इन नोट्सों को पढ़ने के 2-3 बार या 4-5 बार जब पढ़ लो और ये लगे कि हाँ ये मैटर अपने को ठीक से याद हो गया, तो बाद में इनके समराइज यानी शॉर्ट में नोट्स बना लीजिए। और इस प्रकार के फैक्ट नोट्सों में नहीं लिखें जो नेक्स्ट ईयर चेंज होने वाले हो। जैसे तीनों सेक्टर के डेटा आपने याद कर लिए, तो डेटा उन समराइज नोट्स में मत लिखो, उसमें वो लिखने हैं जो नेक्स्ट ईयर आपके अपडेट होंगे। क्योंकि अभी पता है कोई निकटतम एग्जाम नहीं आ रहा, लेकिन जैसे ही कोई एग्जाम आए और नेक्स्ट ईयर, फिर इंतजार में मत रहो, नेक्स्ट ईयर फिर प्रेजेंट ईयर के जो डेटा है वो उसमें मेंशन कर लेना। तो इस तरीके से साथ साथ में उनको पढ़ते रहो आप। वरना इकोनॉमिक्स में फिर पता चलेगा कि पढ़ने के बाद भी वैसे ही है जैसे पढ़ने से पहले थे। और कई तो ऐसा फील कर भी रहे हैं कि सर उसमें डेटा या फैक्ट जो है वो समझ में नहीं आ रहे, तो वो रिवीजन करने से आएंगे समझ में। तो ये अपने दिमाग को पहले से ही कमांड दे के रखना, कहीं एक कमांड मत दे देना कि समझ में नहीं आ रहे। क्योंकि एक बार पढ़ने में वो किसी के समझ में नहीं आता, और समझ में आ रहे हैं तो इसका मीनिंग आप बहुत अव्वल दर्जे के स्टूडेंट हो। आ रहा है समझ में? तो लास्ट में हमने नेशनल पार्क के बाद में बात स्टार्ट की थी अभ्यारण्य की।
यानी सेंचुरीज की जो राजस्थान में कितने हैं, 26। तो इसमें 3 बड़े और 3 छोटे पे अपनी बात हो चुकी है। अब इनमें 1 बाई 1 स्टार्ट करेंगे। और सेंचुरी जब भी आप 26 पढ़ने के बाद खुद को वापस इनको काउंट करो या रिवीजन करो, तो किस तरीके से करना ये देखो। तो हम स्टार्टिंग भी वैसे ही करेंगे। आपके नोट्स में हो सकता है कि वो सेंचुरी कहीं पे भी हो, लेकिन हम स्टार्टिंग यहाँ से करेंगे। अरावली के सदर्न पार्ट सिरोही से स्टार्ट करेंगे अपन। माउंट आबू अभ्यारण्य से, माउंट आबू के जस्ट ऊपर बाड़मेर जो जैसलमेर वाला है, नेशनल डेजर्ट पार्क एनडीपी। एनडीपी के बाद में राजस्थान के नॉर्थ में चूरू के अंदर सेंचुरी आता है ताल छापर। डेजर्ट एरिया हमारे राजस्थान का लगभग 61% एरिया है, लेकिन उस 61% एरिया में केवल 3 अभ्यारण्य ही आते हैं। हालांकि उसमें हमने कुछ अरावली का हिस्सा भी ले लिया, सिरोही को भी ले लिया इसमें। तो अरावली के पश्चिम में जो भी जिले हैं, उनके खुद के जो सेंचुरी हैं वो सिर्फ 3 ही हैं। एक सिरोही का माउंट आबू सेंचुरी, एक मरुस्थल में नेशनल डेजर्ट पार्क राष्ट्रीय मरु उद्यान, और एक चूरू के अंदर सेंचुरी का नाम है ताल छापर। उसके अलावा जितने भी सेंचुरी हैं वो अरावली में और अरावली के ईस्ट में। तो सबसे पहले अपन यहाँ से सिरोही से क्लॉकवाइज चलना स्टार्ट करेंगे और चूरू तक चलेंगे। फिर आगे तोरावाटी एरिया में कोई भी नहीं है। तोरावाटी का मीनिंग समझिए, चूरू और सीकर। सॉरी, चूरू में है, सीकर और झुंझुनू में कोई नहीं है। कांतली नदी का जो एरिया जो जिसको हम किस नाम से बोलते हैं, तोरावाटी रीजन, तो तोरावाटी में कोई भी नहीं है। और तोरावाटी के जस्ट नीचे की ओर आता है जयपुर। जयपुर में 2 आएंगे, दोनों के नाम के आगे गढ़ टाइटल लगेगा, नाहरगढ़ और जमुआ रामगढ़। तो जयपुर वाले दोनों किस टाइटल के साथ आएंगे? गढ़, नाहरगढ़ और जमुआ रामगढ़ सेंचुरी अभ्यारण्य। तो स्टार्टिंग में हम इन 5 को लेके चलते हैं, जिसमें 2 अरावली में आ जाएंगे। पहले अरावली के पश्चिम वाले कवर करते हैं तीनों। तो सिरोही सेंचुरी की जब भी बात होती है तो सिरोही सेंचुरी का नाम क्या है? माउंट आबू। तो ये तो मेरे हिसाब से लोकेशन में तो कोई समस्या नहीं होगी आपको कि माउंट आबू अभ्यारण्य कहाँ है। तो माउंट आबू एक टूरिज्म साइट भी है, लगभग सभी को ध्यान है। तो माउंट आबू अभ्यारण्य सेंचुरी कहाँ स्थित है? सिरोही में। ईयर याद रखने की आवश्यकता नहीं है इसमें। ईयर जिसमें याद रखना होगा उसमें बता दिया जाएगा आपको। फिर इसमें यहाँ के करेक्टरिस्टिक्स या विशेषताओं की बात की जाए तो विशेषता में एक तो वन्य जीव या वाइल्ड लाइफ को देखा जाए तो सिरोही का शुभंकर मैंने क्या बताया था? वाइल्ड चिकन, जंगली मुर्गे। तो यहाँ के जंगली मुर्गे प्रसिद्ध हैं, जो सिरोही के शुभंकर से भी आपको याद है। और वाइल्ड लाइफ के अलावा वेजिटेशन या वनस्पति अगर कोई यहाँ की प्रसिद्ध हो तो वो बतानी है। तो सदाबहार में मैंने एक वृक्ष बताया था, डिकली पटेरा आबूएंसिस, यानी अंबरतरी। तो डिकली पटेरा आबूएंसिस में ऑलरेडी आबू टाइटल लगा हुआ है, तो उससे भी आइडिया लग जाएगा। तो राजस्थान का जो माउंट आबू अभ्यारण्य है उसमें 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और इसको 2008 में एज ए सेंचुरी के रूप में लेकर आए थे, यानी इको सेंसिटिव एरिया में। हालांकि गवर्नमेंट ने पहले ही अनाउंसमेंट कर दिया था 2006 के आसपास। यहाँ पे अपने एक रोपवे बनना था। राजस्थान में पहला रोपवे प्रस्तावित हुआ था सिरोही के लिए। फिर सिरोही के उसी साइट को अभ्यारण्य के रूप में अनाउंसमेंट हो गया था। तो अभ्यारण्य जो क्षेत्र होता है वो अपने आप में इको सेंसिटिव एरिया होता है। उस एरिया में आप बहुत ज्यादा आर्टिफिशियल डेवलपमेंट नहीं कर सकते, जैसे बहुत ज्यादा रोड कंस्ट्रक्शन वगैरह। यानी सामान्य पहले की जो रोड डली हुई है वो भले ही, या फिर आप कंकर पत्थर की रोड डाल सकते हो। भारी मशीनरी और हैवी मशीनरीज वहां नहीं चला सकते आप। जैसे आप किसी भी नेशनल पार्क में चले जाओ, इंडिया के किसी भी बड़े से बड़े, आपको ये लगेगा देखो कि देश कितना पिछड़ा हुआ है। अपने यहाँ नेशनल पार्क में आने वाले अंदर बाद में रोड भी नहीं बनी हुई, तो इसका मीनिंग परमिशन नहीं होती उनकी। यानी उस साइट को अपने आप में एज ए नेचुरल साइट बनाए रखने का ही प्रयास किया जाता है। उसमें आर्टिफिशियली कुछ चेंजेस, हम मैन मेड जो चेंजेस हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते। उसके अंदर लिमिटेशन है। इस कानून के अंदर सड़क निर्माण वगैरह ये नहीं करवाए जाते हैं। अभ्यारण्य के बाहर तक मिलेंगे आपको सड़कें, उसके अंदर नहीं मिलती हैं फिर। तो ये वाला जो एरिया है कि रोपवे के लिए प्रस्तावित था, लेकिन जैसे ये सेंचुरी के रूप में प्रस्ताव आया तो इसका मीनिंग है इको सेंसिटिव एरिया का पार्ट बन गया। तो फिर रोपवे यहाँ से कैंसिल हो गया। फिर वो रोपवे किसको मिला? वो जालोर को मिला। अदरवाइज वो बनता माउंट आबू के ऊपर। अब शायद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसमें थोड़ी बहुत छूट देके और राजस्थान में यहाँ रोपवे डेवलप करने की बात चल रही है माउंट आबू, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हाइट पे है। और अधिक हाइट पे जहाँ सुविधाजनक तरीके से और कम समय में आप पहुँच पाओ, उसके लिए गवर्नमेंट प्रयास कर रही है ताकि अधिक से अधिक टूरिज्म को बढ़ाया जा सके। और रोपवे जितनी अधिक हाइट पर होगा, क्योंकि लोगों को
ड्र के आगे जीत वाला जो है ना, एक महेंद्र सिंह धोनी वाला, तो उस थीम पे लोग चलने लग गए आजकल कि भाई देखें तो सही मौत कहाँ है। तो वो तो जहाँ तैयार बैठी है वही है, हो सकता है निपट जाओ बैठे बैठे कमरे में ही। और नहीं मरे तो आदमी प्लेन फटने पे भी नहीं मरे। गुजरात में बचा था ना एक व्यक्ति। हाँ, कि प्लेन फाटे हो, प्लेन फाटे हो। फिर माउंट आबू के बाद में नेक्स्ट अपना नेशनल डेजर्ट पार्क। नेशनल डेजर्ट पार्क है राष्ट्रीय मरुद्यान अभ्यारण्य, सेंचुरी, एक्सटेंट इन जैसलमेर एंड बाड़मेर। इसमें ईयर याद रखना है क्योंकि ये सबसे बड़ा है। इसमें ईयर अपने जो राजस्थान अध्ययन वाली बुक्स हैं उसमें भी लिखा हुआ रहता है, क्योंकि बड़ा ही इसका शायद इसको ज्यादा हाईलाइट किया गया है। एग्जाम्स में भी 2-3 बार पूछा जा चुका है। 1980 पुरानी क्वेश्चन पेपर निकालोगे तो उसमें गड़बड़ ये है कि उन क्वेश्चन पेपर में 80 दिया हुआ ही नहीं है, 81 दिया हुआ है। तो कुछ एग्जाम्स में 81 को आंसर माना गया है, जबकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की साइट पे जाके देखोगे तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो 1980 का ही है। और जो अपनी कुछ हिंदी ग्रंथ अकादमी जो ग्रेजुएशन वाली बुक्स हैं वो सही लिखते हैं, उनमें 80 लिखा हुआ है। लेकिन अपनी राजस्थान अध्ययन वाली जो स्कूलिंग टाइम पीरियड में चलती है उन बुक्स में गलत डेटा लिखा हुआ है, उनमें 1981 लिखा हुआ है। और कई जगह अपन वो नेट पे सर्च करते हैं वहां भी 1981 आता है। तो कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है वो नेट वगैरह पे जो डेटा डले हुए हैं राजस्थान अध्ययन वाली बुक्स के अकॉर्डिंग डले हुए हैं ज्यादातर। यानी जो कुछ वेबसाइट्स वगैरह हैं, बाकी गवर्नमेंट साइट पे जाके देखो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पे, उस पर नोटिफिकेशन की डेट दी हुई है 1980 में, 1980 के अंदर। तो इसमें ऑथेंटिक डेट 80 है आपकी। 80 नहीं हो तो बाद में निकटतम जो भी डेट आई वो या जो भी ईयर आई वो करना आपको। तो इसमें ईयर इंपॉर्टेंट है, बाकियों में ईयर इतना इंपॉर्टेंट नहीं। मेंस में खास बात रही है हमेशा कि 50 वर्ड में या 15th वर्ड में 15 या 50 शब्दों में जब भी क्वेश्चन को पूछा गया अभ्यारण्य को, तो वो अभ्यारण्य मात्र आज तक केवल एक ही पूछा हुआ है। यानी आरपीसी ने अगर सेंचुरी के बारे में 50 शब्दों में 5 बार लिखवाया है तो पांचों बार ही नेशनल डेजर्ट पार्क लिखवाया उन्होंने। तो इसका मीनिंग 26 अभ्यारण्य में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा मेंस में? राष्ट्रीय मरु उद्यान। इसके अलावा मेंस के अंदर 3-4 सेंचुरी और भी हैं। मेंस में 26 में से केवल 5 ही याद रखने। प्रीलिम्स में 26 के 26 याद होना जरूरी है। तो इसका मीनिंग प्रीलिम्स में इसमें ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, मेंस में कुछ एक यानी जिनमें डिटेल्स ज्यादा है, जिसमें एग्जामिनर ज्यादा पूछ सकता है, मेंस के अकॉर्डिंग उन्हीं को ही कवर करना है। तो अब इसमें ईयर 1980 और फिर इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स या विशेषता है, तो विशेषता में कि राजस्थान का सबसे सबसे बड़ा सेंचुरी है, लार्जेस्ट सेंचुरी इन राजस्थान स्टेट, राजस्थान में सबसे बड़ा अभ्यारण्य। कल मैंने बताया था इसमें दो तरीके के वाइल्ड लाइफ जो ज्यादा प्रसिद्ध है राजस्थान में, स्पेसिफिक टैग हैं दोनों को। एक राज्य पशु है और एक राज्य पक्षी है। तो गोडावण और चिंकार इस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। यहाँ तक कि गोडावण प्रोजेक्ट के तहत इसमें गोडावण ब्रीडिंग सेंटर भी स्थापित किया गया है। गोडावण प्रजनन केंद्र या ब्रीडिंग सेंटर इज आल्सो एस्टेब्लिश्ड इन नेशनल डेजर्ट पार्क। राष्ट्रीय मरु उद्यान में गोडावण प्रजनन केंद्र भी स्थित। अब इसका अधिकांश हिस्सा डेजर्ट केंद्र है, तो ये तय है कि इसमें जीरो फाइट वनस्पति भी पाई जाती है। तो ये जीरो फाइट्स या मरुदभिद के लिए भी प्रसिद्ध है कि राजस्थान में मरुदभिद वनस्पति सबसे ज्यादा किस अभ्यारण्य में है? तो अपने डेजर्ट की तरफ है ही तीन। एक तो सिरोही में, तो सिरोही में तो मरुस्थल वैसे भी नहीं है, वहां तो सदाबहार वनस्पति होती है। फिर मरुस्थल में है राष्ट्रीय मरु उद्यान और एक है ताल छापर। तो ताल छापर में भी कोई स्पेसिफिक वनस्पति नहीं होती है, घास लिखवाई थी मैंने आपको, मोचिया। तो ताल छापर मोचिया ग्रास के लिए प्रसिद्ध है, जबकि जीरो फाइट मुख्यतः राष्ट्रीय मरु उद्यान में मिलेगी अधिक। तो राजस्थान के किस अभ्यारण्य में जीरो फाइट वेजिटेशन अधिक है? मरुदबीद, क्योंकि उस डेजर्ट एरिया में मुख्य सबसे बड़ा हिस्सा यही। फिर इसमें एक दो पॉइंट और लिखना चाहो तो एक आकलवुड फॉसिल पार्क के बारे में लिख सकते हो। किस अभ्यारण्य में आकलवुड फॉसिल पार्क स्थित है? कौन सी साइट पे? जैसलमेर। सेंचुरी तो दोनों में है ना, जैसलमेर बाड़मेर।
तो फॉसिल पार्क इज आल्सो सिचुएटेड इन नेशनल डेजर्ट पार्क ब्रैकेट में जैसलमेर, या ब्रैकेट में आकल जैसलमेर भी लिख सकते हो। और उसके फेम क्यों है? जुरासिक एज के जो वुड फॉसिल्स हैं उसके लिए प्रसिद्ध है। जो इंडिया में ओल्डेस्ट वुड फॉसिल माने जाते हैं, ये मैंने आपको फिजिकल डिवीजन जो चैप्टर 3 करवाया था वहां पूरी डिटेल्स लिखवाई हुई है इसकी। 2-3 लाइनें लिखवाई थी, एक लोकेशन, एक इसका टाइम पीरियड, और एक भारत में ओल्डेस्ट वुड फॉसिल्स, भारत में लकड़ी के प्राचीनतम जीवाश्म है। तो ये 4-5 पॉइंट्स इसमें आपको लिख के आने हैं। ये बेसिक 1-2 लाइनें जो आपकी कहाँ पे स्थित है, कब स्थापित है, उसके बाद में इसकी विशेषताओं में लिख के आना है। यानी लगभग 50 वर्ड में लिखा जा सकता है 7 से 8 लाइनों के अंदर। या प्रयास ये करें, स्टार्टिंग के 1-2 लाइन जो डिटेल्स दी आपने, जैसलमेर बाड़मेर में स्थित है, और जैसलमेर बाड़मेर के बाद में कब स्थापित हुआ, या लिस्टेड एज सेंचुरी 1980 1980 में अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया, लिस्टेड किया गया। फिर इसके करेक्टरिस्टिक्स या विशेषताएं। तो विशेषता को थोड़ा सा अट्रैक्टिव बताने का तरीका यह है कि राजस्थान का इस तरीके से मैप बना के इसके एरिया को हाईलाइट करके यहाँ नेशनल डेजर्ट पार्क लिख दीजिए। एक विशेषता कि राजस्थान में लार्जेस्ट, एक विशेषता कि वाइल्ड लाइफ में ये प्रसिद्ध है, फिर एक विशेषता कि इसके अंदर जीरो फाइट वेजिटेशन पाई जाती है, कंटीली वनस्पति पाई जाती है, और एक विशेषता इस साइड में। इस तरीके से कंटिन्यूस 3-4 विशेषता इसके आसपास लिख दो, यही थोड़ा सा अट्रैक्टिव तरीके से। या फिर वो लाइन टू लाइन लिखोगे, वो थोड़ा सा एग्जामिनर को बोरिंग भी करता है पढ़ने के अंदर। उसमें हो सकता है कि 5 में से आपको 3-3.5 बहुत अच्छा लिखा तो 4 नंबर भी दे दे, और इस तरीके के लिखोगे तो इसमें और भी बेटर नंबर हो सकता है कि 5 में से 5 भी दे दे एग्जामिनर। 2018 में मिले हैं स्टूडेंट्स को, हालांकि वैसी कॉपियां चेक नहीं होनी है अभी। तो डेजर्ट वाले हिस्से में 2 तो कंप्लीट हो गए ना अपने अरावली के पश्चिम में, हालांकि एक तो डेजर्ट का पार्ट नहीं है, सिरोही वाला, माउंट आबू, एनडीपी नेशनल डेजर्ट पार्क, और तीसरा कौन सा है, ताल छापर। तो ताल छापर के अंदर एक तो कहाँ स्थित है, चूरू, डेट की आवश्यकता नहीं है इसमें, ईयर की आवश्यकता नहीं, कब स्थापित हुआ, चूरू में स्थित है। करेक्टरिस्टिक्स या विशेषता के अंदर एक तो मोचिया ग्रास प्रसिद्ध है यहाँ, मोचिया घास के लिए प्रसिद्ध। एक वाइल्ड लाइफ के अंदर अगर हम देखें यहाँ, तो मुख्यतः ब्लैक बक, काले हिरण, और एक कुर्जा बर्ड। तो कुर्जा पक्षी एज ए सेंचुरी के तौर पे देखा जाए तो इसी में होता है, क्योंकि राजस्थान में पश्चिम में जहाँ कुर्जा जाते हैं, बाकी और जगह सेंचुरी नहीं है। वो एक तो जाते हैं खीचन में, तो खीचन रामसर साइट है, खीचन कंजर्वेशन रिजर्व साइट, लेकिन सेंचुरी नहीं है। फिर वो सांबर आते हैं, तो सांबर भी अपने आप में रामसर साइट है, लेकिन अभ्यारण्य नहीं है। फिर वो एक जाते हैं चूरू ताल छापर में, तो चूरू चूरू ताल छापर है वो सेंचुरी कैटेगरी में आता है। तो इसका मीनिंग जो 3 साइट अपनी याद करते हैं कुर्जा के लिए, खीचन, सांबर और चूरू, चूरू ताल छापर, उसमें ताल छापर सेंचुरी के तौर पे। तो राजस्थान के किस अभ्यारण्य में कुर्जा पक्षी अधिक देखे जाते हैं? तो एग्जामिनर ने कंडीशन लगा दी कि सेंचुरी में देखे जाते हैं, तो आंसर रहता है ताल छापर। और क्वेश्चन ये हो कि राजस्थान के किस स्थान पे कुर्जा सबसे ज्यादा आते हैं, तो आंसर रहेगा खीचन। तो इसी कारण खीचन कंजर्वेशन रिजर्व एरिया साइट में भी काउंट है, और रामसर में भी काउंट कर लिया गया है। तो इसमें 1-2 विशेषताएं ये वाइल्ड लाइफ को लेके ध्यान रखना, ये एक वेजिटेशन वनस्पति वाली विशेषता है। चूरू का पुराना नाम माना जाता है द्रोण नगर, कारण गुरु द्रोणाचार्य जी आश्रम यही है। अब तो हालांकि कोई बना रखा हुआ, महाभारत काल के थे गुरु द्रोणाचार्य, तो प्रॉपर कोई आश्रम वैसे तो नहीं है, लेकिन कोई प्रतीकात्मक रूप से बना रखा है तो बात अलग है कि ये गुरु द्रोणाचार्य का आश्रम है। तो गुरु द्रोणाचार्य आश्रम इज आल्सो सिचुएटेड इन ताल छापर। वो आश्रम अलग है जो आप सोच रहे हो, जप नाम, आश्रम फर्स्ट, आश्रम सेकंड, आश्रम थर्ड,
3 आ गए क्या? तो राजस्थान में मुख्यतः जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है? तो आंसर रहेगा सिरोही माउंट आबू। राजस्थान में कौन सा अभ्यारण्य है जो कि चिंकारा और गोडावण के लिए प्रसिद्ध है? नेशनल डेजर्ट पार्क, राष्ट्रीय मरु उद्यान। राजस्थान का कौन सा सेंचुरी है जो डिकली पटेरा आबू एनसीसी अंबरतरी के लिए प्रसिद्ध? आबू जीरो फाइट्स, एनडीपी नेशनल डेजर्ट पार्क, मोचिया ग्रास के लिए, तालछापर, कुर्जा और काले हिरण। इसमें मोस्टली एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन काले हिरण से ही पूछा जाता है। ये कोई 10 से भी ज्यादा बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। ब्लैक बक या काले हिरण राजस्थान में कहाँ प्रसिद्ध है? ताल छापर। फिर ताल छापर से धीरे धीरे हम इस साइड में रावली की तरफ आएंगे तो तोरावाटी में बीच में कोई भी सेंचुरी नहीं है। फिर जयपुर में जो अभी मैंने बताया था कि एक तो नाहरगढ़ और एक दूसरा हम लेंगे जमवा रामगढ़। तो जमवा रामगढ़ भी आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि जमवा रामगढ़ में जो लिखा हुआ है ना वही है, जमवाई माता का मंदिर है। जो आप आर्ट एंड कल्चर पढ़ोगे तब भी आ जाएगा। अपने आमेर की कुल देवी माने जाते हैं क्या? तो कुल देवी जो जमवाई माता है उनका टेम्पल बना हुआ है यहाँ। तो वो टेम्पल वाला वो टाइटल लिया जमवाई माता वाला, जमुआ रामगढ़। तो जमुआ रामगढ़ जो सेंचुरी है ये जयपुर में, और जो इसकी हेडिंग है वही इसकी फेम है। बाकी जयपुर साइड में इस फॉरेस्ट में धोक वगैरह भी पाए जाते हैं, लेकिन धोक संख्या में इतने नहीं है कि हम इसको आगे माने। धोक सबसे ज्यादा मिलते हैं अपने केला देवी सेंचुरी में, करौली के अंदर। और नेशनल पार्क में अगर हम बात करें तब रणथंभौर आंसर होगा, क्योंकि नेशनल पार्क में केला देवी नहीं आता। तो सेंचुरी में सर्वाधिक पाए जाते हैं केला देवी में, क्योंकि अभी राष्ट्रीय मरु उद्यान का एरिया जब बताया था मैंने 3162, तो केला देवी एरिया और कुंभलगढ़ का एरिया दोनों का 600 प्लस है, 677 और 611, 677 और 611। तो 600 वाले डिजिट के ऊपर है दोनों, 677 और 611। मीनिंग है कि राष्ट्रीय मरु उद्यान के दो हिस्से भी आप कर दोगे तो भी सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान ही रहेगा। और एक हिस्सा जो उससे अलग करोगे, आप आधा भी कर दोगे तो सेकंड दूसरा उससे अलग हुआ पार्ट। तो इसका मीनिंग राष्ट्रीय मरु उद्यान के आसपास भी नहीं है कोई सेंचुरी। कैला देवी से भी राष्ट्रीय मरु उद्यान लगभग 5 गुना ज्यादा है, 5 गुना बड़ा है। अब नाहरगढ़, नाहरगढ़ का इंपॉर्टेंस पिछले कुछ सालों से बढ़ गया है। तो नाहरगढ़ है, ये तो ध्यान है नाहरगढ़ कहाँ स्थित है? जयपुर। ये तो टूरिज्म साइट भी है, फोर्ट भी आता है, वो फोर्ट या किला उसी के आधार पे नाहरगढ़। तो जयपुर में स्थित है। फिर इसमें जयपुर के निकटतम जो पहाड़ियों पे जो भालू हुआ करते थे उनको रेस्क्यू करने के लिए इसमें भालू रेस्क्यू सेंटर स्थापित किया गया। रेस्क्यू सेंटर ये था, भालुओं के लिए एक पिंजरा लगा दिया इस एरिया में, और इस पहाड़ी वगैरह से कोई भालू वगैरह अगर नीचे की तरफ सिटी की ओर आता तो उसको पकड़ के ले जाके उस पिंजरे में रख देते। तो भालू को रेस्क्यू करके कर दिया यहाँ, इस पिंजरे में रख दिया अपन ने। जैसे कोई टाइगर वगैरह आते हैं ना, वन विभाग की टीम उसको रेस्क्यू करने के लिए आती है, उसको इंजेक्ट करके बाद में ले जाते हैं। कोई तेंदुआ वगैरह ऐसा कोई जंगली जीव आता है, तो उसी तरीके से भालुओं को रेस्क्यू करने के लिए यहाँ पे भालू रेस्क्यू सेंटर, बेर रेस्क्यू सेंटर बना हुआ है। हालांकि अब नाहरगढ़ से जो थोड़े बहुत भालू बच्चे भी थे कभी सिटी की ओर आते तो इंसानों ने ऊपर अटैक कर करके निपटा दिया उनको। यानी लगभग भालू यहाँ से विलुप्त हो चुका है। अब कुछ थोड़े बहुत माने जाते हैं वो जालोर वाले एरिया में माने जाते हैं, सुंदा माता एरिया के अंदर, जबकि जयपुर के आसपास नहीं बचे। तो अब नाम ही रह गया सिर्फ बेर रेस्क्यू सेंटर। कभी कभार इनको मौका मिलता है तो भेड़ियों का प्रजनन इसमें करवा लिया जाता है, तो नाम कुछ और है काम कुछ और है। तो इसमें बेर रेस्क्यू सेंटर, अभी गवर्नमेंट ने राजस्थान के अंदर बायोलॉजिकल पार्क बनाना स्टार्ट किया, उसमें इसको शामिल किया। राजस्थान में अभी तक जो 4 बायोलॉजिकल पार्क बने उसमें से एक ये भी बन गया, जैविक उद्यान या बायोलॉजिकल पार्क में शामिल। बायोलॉजिकल पार्क में जैसे ही ये शामिल हुआ है वैसे ही जयपुर जू को शिफ्ट कर दिया गया। जयपुर जू कहाँ बना हुआ था? एल्बर्ट हॉल के सामने, जो रामनिवास बाग। तो रामनिवास बाग जू या जंतवाले को हमने शिफ्ट कर दिया नाहरगढ़ में। तो बायोलॉजिकल पार्क बनने के बाद इसका इंपॉर्टेंस बढ़ गया है। तो बायोलॉजी जयपुर बायोलॉजिकल पार्क इसमें स्थित है।
इसके साथ यहाँ पे बंगाल से हम टाइगर भी बायोलॉजिकल पार्क वाले एरिया में वाइट टाइगर लेकर आए हैं यहाँ पर। गुजरात से हम लाइन या शेर लेकर आए हैं। और रणथंभौर वगैरह के हमारे पास टाइगर सामान्य टाइगर हैं। और इसमें लेपर्ड या तेंदुआ अपने पास अरावली में खूब है। तेंदुआ जवाई के अंदर कल बता रहा था ना, जवाई डैम के आसपास तेंदुओं की संख्या कुत्तों की तरह है। एंड संख्या में बहुत ज्यादा जवाई वाले एरिया में, तो वहां से लेपर्ड भी लाए गए। तो इसके अंदर राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला है जयपुर जिसमें तीनों सफारी हैं। यानी वन्य जीवों में जीवों को देखना ही सफारी होता है। जैसे डोमेस्टिक पशु होते हैं उनके ऊपर सवारी करना सफारी होता है। जैसे हम मरुस्थल में जाते हैं और बाद में वो एज ए टूरिस्ट आपका स्वागत करते हैं, बाद में कहते हैं चलो आपको कैमल राइडिंग या कैमल सफारी करवाते हैं। तो आपको लगता है कैमल सफारी क्या है? तो कैमल के ऊपर बैठा कर 5-10 चक्कर कटवा देंगे, बाद में ये निकालो 400 रुपये। तो ये कैमल सफारी है। जैसे ही आप रणथंभौर में आते हो फिर आपको कहेंगे टाइगर सफारी। तो फिर आपके दिमाग में आता है कि अच्छा टाइगर पर चढ़ने का मौका मिलेगा। तो टाइगर चढ़ने का मौका नहीं देता, टाइगर खुद ही चढ़ता है। तो यहाँ जयपुर के अंदर अपने तीनों प्रकार की सफारी है। तो राजस्थान का एकमात्र जिला है जिसमें टाइगर सफारी, लाइन सफारी और लेपर्ड सफारी। और टाइगर भी अपने वाले नहीं है, टाइगर हैं वेस्ट बंगाल वाले बंगाल टाइगर, जो व्हाइट टाइगर सफेद बाघ होते हैं। जैसे अभी अपने एक टाइग्रेस हैं जिसके बच्चे हुए हैं ना 4। तो जैसे अपने राजस्थान वाले जो ब्राउनिश कलर के जो होते हैं, लाइट ब्राउन और गोल्ड कलर के, और एक हुआ है सफेद। तो इसका मीनिंग ब्रीडिंग कहीं ना कहीं राजस्थान के जो टाइग्रेस है और वेस्ट बंगाल का जो टाइगर, उनके बीच में ब्रीडिंग हुआ है, उसके कारण एक टाइगर वो सफेद रंग का है। तो जैविक उद्यान के बाद में ये जीव, इसमें टाइगर, व्हाइट टाइगर, लाइन, लेपर्ड, इसके साथ एक अपने यहाँ पे हिपोपोटामस या दरियाई घोड़ा भी लाया गया। दरियाई घोड़ा लाने का मीनिंग यह है कि हमारे बायोडाइवर्सिटी में नहीं है, हमारे राजस्थान की बायोडाइवर्सिटी में शेर भी नहीं है। हमारे टाइगर तो खूब हैं लेकिन अपने वाइल्ड टाइगर नहीं है। तो हम इस अभ्यारण्य में लगातार उन जीवों को ला रहे हैं जो हमारी बायोडाइवर्सिटी में नहीं है। इस कारण इस पार्क को हम कहते हैं कि ये एक्जोटिक पार्क है। एग्जिट का मीनिंग क्या होता है? बाहर। तो एक्जोटिक का मीनिंग होता है बाह्य जैव विविधताओं को यहाँ शिफ्ट करना। तो बाहर वाली बायोडाइवर्सिटी को लेकर आने का मीनिंग है कि लोग उनके प्रति प्रति आकर्षित अधिक होंगे। जैसे यहाँ लाके आपने रख दिया जंगली भैंसा, तो आप अपने आप सोच लोगे कि भैंसा है उसका जंगली टाइप बना दो। वे जो तो मारने के लिए दौड़े वो जंगली भैंसा, तो भैंसे को देखने कोई नहीं जाएगा। अब यहाँ लाके रख दो सुअर, जंगली सुअर, तो आपको लगेगा जो सामान्य सुअर है उसके 2 सींग और लगा दो और भागता हुआ है वो जंगली सुअर, तो उसको देखने भी कोई नहीं आएगा। कुछ इस प्रकार के विशेष जीव जिनके सिर्फ हमारी किताबों में नाम सुने हुए हैं, जैसे व्हाइट टाइगर हमारे इकोलॉजी में नहीं है, तो इसका मीनिंग है कि उसको देखने के लिए लोग जा सकते हैं। तो इस पार्क को इंटरनेशनल लेवल का या अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने के लिए इन्होंने एक्जोटिक पार्क के रूप में डेवलप किया है। तो राजस्थान के किस सेंचुरी या अभ्यारण्य को एक्जोटिक पार्क के रूप में डेवलप किया जा रहा है? एक्जोटिक पार्क का मीनिंग है जो बाहरी जैव विविधता है उनको बढ़ाना है। तो नाहरगढ़ सेंचुरी इज डेवलप्ड एज एक्जोटिक पार्क, इसको एक्जोटिक पार्क के रूप में डेवलप किया गया। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसका मीनिंग इसमें बायोलॉजिकल पार्क है, इसको एक्जोटिक पार्क के रूप में डेवलप किया गया है। यहाँ टाइगर, लाइन एंड लेपर्ड सफारी प्रसिद्ध है। ये शायद सफारी वाला पॉइंट इसमें मेंशन नहीं है क्या इसमें? लाइन सफारी है, तो लाइन सफारी, टाइगर सफारी एंड लेपर्ड सफारी तीनों देख सकते हैं आप इसमें। तेंदुआ भी, सफेद बाघ हैं यानी टाइगर सफारी भी, और गुजरात के गिर के जो शेर हैं उनको भी देख सकते हैं। तो लाइन सफारी। हालांकि टाइम टू टाइम इनके कुछ संक्रमण होते हैं ना, डेथ हो जाती है, डेथ होने के बाद फिर हम वापस मंगवा लेते हैं। लेकिन जैसे कुछ स्टेट होते हैं ना जो अपने जंतुआलय के अंदर अपने राजस्थान के जीव भी मंगवाते हैं, तो हम उनको अपने जीव शिफ्ट करते हैं वहाँ, और उनसे फिर कुछ जीव अपने खुद लेकर आते हैं। तो इस तरीके से जीवों का एक्सचेंज किया जाता है।
और कुछ प्रजातियां ऐसी होती हैं जिसमें जानबूझ के ऐसा किया जाता है ताकि उनके जीन पूल को, जैसे कल मैंने बताया भी था, उसके जीन पूल को बेटर बनाया जा सके ताकि उनकी इम्यूनिटी बेटर रहे, अलग प्रजातियों के साथ ब्रीडिंग होती है तब एक ही प्रजाति में धीरे धीरे उनकी जो गुणवत्ता होती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। फिर जैसे हिंदू धर्म में अपने जो गोत्र टालने का होता है ना, कि भाई जो 4 या 5 जो भी टालते हैं, अलग अलग समाज हैं जिनको ये लगता है भाई अब सीमित समाज है, शादियां नहीं हो रही हैं, तो कई लोगों ने गोत्र को 3 तक भी लेकर आ गए, कई 4 तक और कई 5 तक। तो फिक्स नहीं है कि 5 ही रखेंगे, ऐसा कोई नियम नहीं, कोई किताब थोड़ी ना है ऐसी। भाई कई होता है ना, कई नानी को काणी कर देते हैं, सुना है क्या शादियों में? काणी करने में नहीं, आंख फोड़ना नहीं है। तो जयपुर की जो दोनों सेंचुरी है उसमें इंपोर्टेंस किसका ज्यादा है? नाहरगढ़ का इंपोर्टेंस ज्यादा है। बाकी इसमें और भी बहुत सारे पॉइंट लिखे जा सकते हैं, जैसे नाहरगढ़ फोर्ट इज आल्सो सिचुएटेड हियर, यहाँ नाहरगढ़ का फोर्ट भी स्थित है। यहाँ पड़ाव आरटीडीसी रेस्टोरेंट भी स्थित है। आरटीडीसी का जो रेस्टोरेंट है उसका नाम क्या दिया हुआ है? पड़ाव। तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट, हालांकि मेंस में आने लायक शब्द है नहीं नाहरगढ़। इसमें तो अच्छा जो क्वेश्चन है, एक तो बायोलॉजिकल पार्क के रूप में है, यानी ये देखकर इसकी विशेषताएं दी जा सकती है कि नाहरगढ़ से रिलेवेंट कौन सा जो स्टेटमेंट है जो गलत है या सही नहीं है। कि यहाँ पे बेर रेस्क्यू सेंटर बना हुआ है, भालुओं का रेस्क्यू सेंटर है तो राजस्थान में यही बना हुआ है, ये बायोलॉजिकल पार्क के रूप में डेवलप किया, तो ये तो है, इसके अलावा 3 और भी हैं। तो ओनली शब्द आ जाए तब तो गलत रहेगा कि राजस्थान का एकमात्र जैविक उद्यान है, तो जैविक उद्यान इसके अलावा 3 और है। फर्स्ट सजनगढ़ है, सेकंड माचिया सफारी है, और नंबर 4 तबेड़ा है। ये नंबर 3rd माना गया है। इसमें सीक्वेंस लिख रखा है तो ठीक है, अदरवाइज लास्ट वाले चैप्टर में मैंने सीक्वेंस के अकॉर्डिंग लिखवाए थे आपको, और ये भी बताया था कि ये उदयपुर वाला ये फर्स्ट है, सेकंड जोधपुर वाला है, थर्ड जयपुर वाला है, फोर्थ ही आपका अभेड़ा, और क्लॉक वाइज ऐसे याद रखना है, सजनगढ़, माचिया सफारी, नाहरगढ़ और अभेड़ा कोटा। और मैंने कहा था ये सीक्वेंस जब बीकानेर मरुधरा बनेगा उसके बाद टूट जाएगा, लेकिन आप तो इसी तरीके से याद रखना, 4 और उसके बाद में 5वां किसको मानना है? मरुधरा बीकानेर अगर बनता है तो, क्योंकि निर्माण चल रहा है उसका भी, निर्माण कार्य, तो 5th वही रहेगा फिर। वन तारा के बारे में बताइए। वन तारा भी वाइल्ड लाइफ को संरक्षित करने के लिए रिलायंस ग्रुप के द्वारा चलाया जाता है ना, जियो, जो इनके अनंत अंबानी। तो अनंत अंबानी इनको जो वाइल्ड लाइफ या वन्य जीव हैं, उनका शौक था, और उस शौक को धीरे धीरे उन्होंने इस तरीके से कन्वर्ट कर लिया कि विश्व के अंदर वो प्रजातियां जो संकटकालीन हैं उन प्रजातियों को संरक्षण दिया जाएगा, जिसमें मेरे हिसाब से 10,000 से भी अधिक स्पीसीज हैं वन तारा के द्वारा जो संरक्षित किए गए हैं। और इंटरनेशनल जितनी भी जो अपनी इकोलॉजी को लेकर जो भी प्रमुख संस्थान बनी हुई हैं, उन सब संस्थान से इसको मान्यता प्राप्त है। हालांकि मान्यता तो अपने आप प्राप्त होनी थी, अंबानी है, तो भले ही भारत सरकार के किसी इंस्टीट्यूट को हो सकता है मान्यता प्राप्त नहीं हो, लेकिन वन तारा है वो विश्व के जितने भी जो इंटरनेशनल इकोलॉजिकल जो संस्थान बनी हैं उन सब से एथोराइज्ड प्राप्त है। तो इसका मीनिंग इनके ऊपर वो नहीं किया जा सकता कि आप इलीगल तरीके से चला रहे हो। जैसे कुछ लोग अपने अपने स्तर पे चलाने स्टार्ट कर देते हैं ना इस प्रकार के एनजीओ, फिर धीरे धीरे वन्य जीवों को वो अवैध व्यापार में काम करना स्टार्ट कर देते हैं, कि इस प्रकार के जीवों को बचाने के नाम पे उनको लाते हैं वहाँ, फिर बाद में उनका व्यापार स्टार्ट कर देते हैं। इसका मीनिंग वो इलीगल तरीके से होती है, परमिशन की आवश्यकता होती है। तो इनके वन तारा को हर तरीके से परमिशन है। आनंद अंबानी का जो रिसेप्शन जो किया गया था शादी का, उसमें पीछे भी जो आप होर्डिंग लगा हुआ था ना वन तारा, जो पीछे आप देखोगे उस रिसेप्शन के अंदर वन तारा लगा हुआ था। तो कईयों को समझ में नहीं आया कि वन तारा क्यों लिखवाया हुआ है, तो ना तो दुल्हन का नाम वन तारा था, ना दूल्हे का कोई शॉर्ट नेम वन तारा था। तो वो वन तारा उन वन्य जीवों को संरक्षित करने वाली संस्थान का नाम वन तारा है। कितने 5 कंप्लीट हो गए? 3 डेजर्ट की तरफ हो गए, एक सिरोही में, हालांकि ये अरावली का पार्ट है वैसे तो। एक राष्ट्रीय मरुद्यान जैसलमेर बाड़मेर, ताल छापर चूरू, दोनों गढ़ जयपुर, नाहरगढ़ और जमुआ रामगढ़।
फिर जयपुर से जैसे आप ऊपर की ओर चलोगे तो ऊपर की तरफ इधर आएगा अलवर, और अलवर में आपको ध्यान है कौन सा है, सरिस्का, और सरिस्का का ही एक छोटा पार्ट है सरिस्का ए। तो सरिस्का ए नाम से आता है तब तो इसको स्मॉलेस्ट मान लेंगे। बाकी सरिस्का राजस्थान में शुरुआत में जो सेंचुरीज बनाए गए उनमें से एक ही ये भी है। तो इसमें भी ईयर याद रखना, मेंस में पूछे जाने लायक है ये भी क्वेश्चन। 1955। एंड राजस्थान में शुरुआत में जो अभ्यारण्य बने 1955 से पहले कोई अभ्यारण्य नहीं लिखा जाता राजस्थान में। जिसका मीनिंग जो सेंचुरी बनाने की पहल हुई वो हमारे राजस्थान में 1955 से स्टार्ट हुए हैं। जैसे इंडिया में जिम कॉर्बेट को माना जाता है ना पहला, तो उस तरीके से राजस्थान के अंदर 1955 में कई हैं। जैसे रणथंभौर है, वो रणथंभौर भी पहले सवाई माधोपुर अभ्यारण्य ही था 1955 से। और फिर लगभग 25 साल बाद में उसको 1980 में नेशनल पार्क बना दिया, नेशनल पार्क बनाया गया तब नाम चेंज हो गया, तब उसका नाम रणथंभौर नेशनल पार्क रखा गया। जबकि पहले वो किस रूप में था, सवाई माधोपुर अभ्यारण्य के नाम से था। हालांकि वो कंप्लीट नेशनल पार्क नहीं बना है, उसका एक छोटा सा हिस्सा आज भी सवाई माधोपुर सेंचुरी के नाम से है। तो हम जो 26 अभ्यारण्य पढ़ेंगे इसमें एक नाम और आएगा सवाई माधोपुर सेंचुरी, जिसका मोस्टली पार्ट किस में कन्वर्ट हो चुका है, नेशनल पार्क में, रणथंभौर में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये सरीज का 1955 लोकेटेड इन अलवर। इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स है विशेषता है, विशेषता में वाइल्ड लाइफ को लेकर अगर हम बात करें तो वाइल्ड लाइफ में पहला अपना टाइगर प्रोजेक्ट माना जाता है रणथंभौर, जहाँ बाघों की संख्या में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। इसका लैंड ऑफ टाइगर के नाम से तो फेम रणथंभौर की है, बाघों की भूमि। लेकिन रणथंभौर के बाद रणथंभौर टाइगर प्रोजेक्ट में आया था 1974। भारत में बाघ परियोजना स्टार्ट हुई थी 1973 में, और 1973-74 का जो पहला चरण था उस पहले चरण में राजस्थान में से एक रणथंभौर को लिया गया था। तो कई जगह अपने लिखा जाता है रणथंभौर 1973-74 की बाघ परियोजनाओं में शामिल किया गया था। तो वो गवर्नमेंट का चरण था 1973 जब बाघ परियोजना आई, तो 73 और 74 में जो पहला चरण था उसमें यह भी शामिल था। लेकिन इसको फाइनली जो शामिल किया गया 74 में, तो इनका जो नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है वो नोटिफिकेशन 1974 का है रणथंभौर। इसका मीनिंग रणथंभौर में बाघ परियोजना उसी समय आ गई थी जब ये अभ्यारण्य के रूप में था, यानी ये सवाई माधोपुर के रूप में था, तभी इसमें टाइगर प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया था 1974 से, 1974 से। नेशनल पार्क तो ये बाद में बना था, 1980 में बना था। तो सरीस का तो अभी तक सेंचुरी अभ्यारण्य ही है, और इसमें टाइगर प्रोजेक्ट रणथंभौर में स्टार्ट होने के 4 साल बाद स्टार्ट हुआ था। तो ये राजस्थान का सेकंड टाइगर प्रोजेक्ट है सरीस का अभ्यारण्य। दूसरी बाघ परियोजना भी है। तो वाइल्ड लाइफ में एक तो बाघ प्रसिद्ध है यहाँ, एक अलवर का शुभंकर आपको क्या बताया था मैंने, तो एक सांबर डियर प्रसिद्ध है, सांबर हिरण प्रसिद्ध है। सांबर डियर या सांबर मृग या हिरण प्रसिद्ध है। ये आपके भरतहरी वगैरह जाओगे ना इस साइड में आपको मंकी वगैरह या बंदर भी खूब सारे मिलेंगे। मंकी वैली नहीं है, मंकी वैली तो जयपुर में है। बाकी मुख्यतः मंकी के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ बंदरों की संख्या काफी अधिक पाई जाती है। तो कुछ वन्य जीवों के नाम इसमें आप लिख सकते हो। और अपने राष्ट्रीय पक्षी मोर की संख्या अगर देखो तो सरिस्का में बहुत ज्यादा है। तो पिकॉक और एक कबूतर, एक तो जो सामान्यतः आप सिटी में देखते हो ना हरे कबूतर, सॉरी स्लेटी रंग के ग्रे कलर के कबूतर, यहाँ पे ग्रीन पीजन प्रसिद्ध है, हरे कबूतर प्रसिद्ध है। जो एक दो बार एग्जाम में पूछे हुए हैं कि राजस्थान में ग्रीन पीजन या हरे कबूतर कहाँ पाए जाते हैं, सरिस्का में। तो दो बर्ड्स में से हैं, एक तो मोर, राष्ट्रीय पक्षी मोर, और एक हरे कबूतर। तो ये एग्जाम में पूछा पूछा जाने लायक क्वेश्चन है, टीचर ग्रेड में एक दो बार पूछा हुआ है कि राजस्थान में हरे कबूतर किस सेंचुरी में प्रसिद्ध है, सरिस्का। कबूतर देखा हुआ आपको उसको, ये इमेजिन कर लो कि वो हरा हो। जीवन में बहुत सारी चीजें सोचते हो, ये भी सोच लो थोड़ा बहुत। ये
तो देखने में आप जो कबूतर का जो रंग होता है वो इसके जो सिर के ऊपर है ना पूरा लगभग ऐसा सही होता है, ग्रे कलर का। लेकिन इसका जो ज्यादातर हिस्सा होता है पीछे से ग्रीन होता है, ये वाला पंख वाला। इसका नहीं, ग्रीन पिजन या हरे कबूतर के नाम से प्रसिद्ध। तो वाइल्ड लाइफ में तो इसमें खूब सारे हो गए। टाइगर प्रोजेक्ट 1978 यानी बाघ हैं, सांबर डियर, मंकी बंदर वगैरह, मोर, हरे कबूतर, ये थोड़ा सा अलग है इसमें। फिर वेजिटेशन अगर इसमें लिखना चाहो तो पूर्वी राजस्थान में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? शुष्क मानसूनी मानसूनी या पतझड़। और पूर्वी राजस्थान में कुछ एरिया में दोक वन भी मिलेंगे आपको यहाँ। तो मेन तो ये होते हैं शुष्क मानसूनी वन, ड्राई डेसिडस फॉरेस्ट, और दूसरा लिखना चाहते हैं धोक फॉरेस्ट, ये भी इसमें ऐड कर सकते हो। तो वाइल्ड लाइफ के साथ वनस्पति इसमें शुष्क मानसूनी या शुष्क पतझड़ वनस्पति, ड्राई डेसिडस फॉरेस्ट। इसके बाद में कुछ रिलीजियस साइट या धार्मिक स्थानों के तौर पे या कल्चरल साइट के तौर पे देखना चाहो। कल्चरल साइट्स में तो इसमें टेम्पल ज्यादा प्रसिद्ध है सरिस्का की ओर, जिसमें एक पांडुपोल हनुमान जी टेम्पल बना हुआ है ना, पांडुपोल सरिस्का में। पांडुपोल की ओर जाते हैं तो उससे पहले सरिस्का में एंट्री करने के बाद में आता है भृतहरि। भरथरी मंदिर, जहाँ भरथरी जी के द्वारा तपस्या भी की गई थी। यानी ऐसा व्यक्ति जिसने राजा यानी प्रजा का पोषण करते हुए और बाद में एक ऋषि के रूप में और संन्यास लिया, तो वो राज ऋषि के रूप में प्रसिद्ध होते हैं। जिसने राज, एक तो होता है सीधे कोई गरीब व्यक्ति होता है, वो हो सकता है तपस्या करने में लग जाए तो ऋषि तो बन सकता है वो, लेकिन राजा टाइटल नहीं लगेगा। एक राजा से जो ऋषि बनते हैं उनमें टाइटल होता है राज ऋषि। तो राज ऋषि ऐसे अपने राजस्थान में कुछ प्रमुख और भी हुए हैं, हिस्ट्री पढ़ोगे तो उसमें आएंगे आपके राज ऋषि। तो उसमें इनको कहा जाता है राज ऋषि। ये शायद यहाँ पे ये यूनिवर्सिटी भी बना हुआ है, यूनिवर्सिटी में भी ये टाइटल यूज हो रहा है क्या, राज ऋषि। तो ये कई जगह लिखा हुआ रहता है राज ऋषि भरतहरि। तो राज ऋषि भरतहरि का मीनिंग यही है कि ये कहाँ के, उज्जैन के थे क्या राजा? हिस्ट्री में आता है कि उज्जैन के राजा थे, बाद में इन्होंने यहाँ के एक तपस्या की थी और बाद में ऋषि या एक साधु का जो धर्म है वो निभाया था फिर आजीवन। तो भरतहरि टेम्पल के लिए नीलकंठ महादेव मंदिर, इससे भ्यारण्य के थोड़ा सा डिस्टेंस पे चलेंगे तो इसी के इको सेंसिटिव एरिया के अंदर आप नारायणी माता का मंदिर देखते हैं। नारायणी माता टेम्पल या मंदिर, तो इस तरीके से ये प्रमुख साइट है। इसमें पांडुपोल, भरतहरि, नीलकंठ महादेव, फिर नए से एक और याद रखना नारायणी माता टेम्पल। तो ये 3-4 रिलीजियस साइट प्रसिद्ध। एक पॉइंट और ध्यान रखना चाहो तो आपको पहले बताया हुआ है, वो सिलीसेड में बताया हुआ है कि हम जयपुर से दिल्ली की ओर चलते हैं या जयपुर से भरतपुर आगरा की ओर चलते हैं, तो ये अलवर की ओर जाएंगे तब तो ये दिल्ली वाला, और इधर से दौसा भरतपुर होते हुए जाएंगे तब आएगा आगरा। और इसको नाम दिया जाता है गोल्डन ट्राइंगल। तो जयपुर, दिल्ली, आगरा। तो अपना जो केवला देव आता है भरतपुर, वो भी गोल्डन ट्राइंगल के ऊपर आता है। अलवर वाली जो भी साइट आती है वो गोल्डन ट्राइंगल पे आती है। तो केवला देव नेशनल पार्क जो लिखा था अपन ने, जो इसमें पढ़ा है ना, केवला देव नेशनल पार्क नंबर 2 पे, वो भी गोल्डन ट्राइंगल का पार्ट है। और अलवर में जो झील सिलीसेड,
या फिर जो सेंचुरी आती है वो भी गोल्डन ट्राइंगल का पार्ट, स्वर्णिम त्रिकोण पे स्थित। तो सरिस का सेंचुरी सिचुएटेड ऑन गोल्डन ट्राइंगल। सरिस का अभ्यारण्य स्वर्णिम त्रिकोण पर स्थित है। ये स्वर्णिम त्रिकोण जब हम टूरिज्म कवर करेंगे, पर्यटन, उसमें वापस रिपीट होगा। स्वर्णिम त्रिकोण यानी जयपुर, दिल्ली, इस पॉइंट पे आता है। जयपुर, दिल्ली और आगरा, जयपुर से आगरा वाले पॉइंट पे आता है भरतपुर। तो सरिस का अभ्यारण्य स्वर्णिम त्रिकोण, ब्रैकेट में लिख सकते हो जयपुर, दिल्ली एवं आगरा पर स्थित है। सरिस का सेंचुरी सिचुएटेड ऑन गोल्डन ट्रायंगल। गोल्डन ट्रायंगल के आगे ब्रैकेट में वही जो सिली सेड में लिखवाया हुआ है, जयपुर, दिल्ली एवं आगरा। क्योंकि इंडिया में टूरिस्ट इस पॉइंट पे सबसे ज्यादा होते हैं, और सबसे ज्यादा होते हैं उसको दर्जा किसका दिया गया है, गोल्डन ट्रायंगल का, स्वर्णिम त्रिकोण। राजस्थान के पश्चिम में बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर, इन एरिया को देखने के लिए डेजर्ट की ओर टूरिस्ट आते हैं। इनको का नाम दिया गया है डेजर्ट ट्रायंगल, मरु त्रिकोण। तो ये अपने टूरिज्म वाले टॉपिक में आएगा, मरु त्रिकोण। तो क्या बाड़मेर मरु में नहीं आता क्या? आता है, लेकिन टूरिज्म में वहाँ मरुस्थल को देखने के लिए लोग जनरली कम जाते हैं। तो इस कारण उसको मेन जो मरु ट्रायंगल यानी जो डेजर्ट ट्रायंगल उसके हिस्से में शामिल नहीं किया गया। ऐसे तो मरु में अपने कितने जिले आते हैं, राजस्थान के 12 हैं पुराने रिकॉर्ड वाले। तो इसका मीनिंग 12 के 12 जिले मरु त्रिकोण का हिस्सा नहीं है। मरु त्रिकोण का हिस्सा 4 बड़े जिलों में से 3 को माना गया है, जिसमें जिसमें बाड़मेर को नहीं माना गया है। किसने? आपने फेंका? तो अलवर सरिस्का की विशेषताएं लगभग आपको ध्यान है। इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट एक वाइल्ड लाइफ वाला थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसमें जनरली क्वेश्चन आ सकते हैं। हरे कबूतरी अच्छा क्वेश्चन है इसमें, ग्रीन पिजन वाला। टेम्पल वगैरह तो आर्ट एंड कल्चर पढ़ोगे फिर रिपीट होंगे आपके, ज्योग्राफी में ही वापस आ जाएंगे, पांडुपोल वगैरह वापस रिपीट होंगे। फिर इसके ईस्ट में चलेंगे अपन भरतपुर, ए के बाद में बी है भरतपुर के अंदर। एक तो नेशनल पार्क जो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, केवला देव। केवला देव से ही कुछ डिस्टेंस पे आता है अपने बंद बारेठ। तो बंद बारेठा कहाँ स्थित है? तो एक तो ये इंपॉर्टेंट है, भरतपुर में स्थित है। जैसे अधिकांश लोग ये सोचते हैं जयपुर में काम करने वाले कि हम जयपुर सिटी में तो काम कर लें, लेकिन इसके निकटतम एरिया में यहाँ जाके हम निवास स्थान, क्योंकि थोड़ा सा सस्ता होता है, सिटी से बाहर निकलते हो आप तो सिटी वाला एरिया होता है वो ज़्यादा कॉस्ट वाला होता है, वहाँ सुविधाएं थोड़ी महंगी होती है। सिटी से बाहर जाओगे तो आपको रेजिडेंस हैं वो सस्ते मिलेंगे। तो इस एरिया में लोग रहना भी ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट या पर्यावरण की दृष्टि से भी ये एरिया थोड़ा ठीक होता है, इको फ्रेंडली एरिया होता है। जबकि सिटी में अपने पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। तो कई लोगों को इस एरिया में काम करना ठीक लगता है, लेकिन शाम को जाके रहना इधर ठीक लगता है। तो सेम वैसे ही पक्षियों को घूमना फिरना, मौज मस्ती करना, दाना पानी चुगा करना है केवला देव, सुविधाएं अधिक है। इसका हेवन ऑफ बर्ड्स या पैराडाइज ऑफ बर्ड्स, लेकिन रहने के लिए उनको बंद बारेठा में घोंसला बनाना ज्यादा अच्छा लगता है। तो हाउस ऑफ बर्ड्स, पक्षियों का घरौंदा किसको कहा गया है? तो पक्षियों का घर ये है बंद बारेठा। और पैराडाइज ऑफ बर्ड्स क्या है? केवला देव नेशनल पार्क। तो ये दो टाइटल हैं पक्षियों के लिए कि राजस्थान में पक्षियों का घर किसको कहा जाता है, हाउस ऑफ बर्ड्स किसको कहा जाता है, बंद बारेठा। और दोनों के ही दोनों अपने कौन से जिले में आते हैं? भरतपुर में। इसलिए मैंने आपको बताया था ना कि पूर्वी मैदान के अंदर अपने बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है।
और उसके एग्जाम्पल जब मैंने बताए थे उसमें दोनों शब्द लिखवाए थे। ये दोनों शब्द लिखे हुए हैं अपने वहाँ, केवला देव और बंद बारेटा, जिसमें एक नेशनल पार्क और एक सेंचुरी, एक अभ्यारण्य के रूप में। तो इसमें मुख्यतः ये एक पॉइंट है जिसको याद रखना है। बाकी बंद बारेठा अपने आप में एक छोटा सा बांध है ये, तो ये बांध नहीं लिख के बंद ही लिखा जाता है, बंद बारेठा। और ये बांध जिस नदी पे बना हुआ है उस नदी का नाम है कुकुंद रिवर। तो ये कुकुंद नदी इसी सेंचुरी अभ्यारण्य से बहती है। तो कुकुंद रिवर, कुकुंद रिवर फ्लोज थ्रू दिस सेंचुरी। कुकुंद नदी इस अभ्यारण्य से बहती है। फिर भरतपुर के बाद में राजस्थान का पूर्वी जिला आता है, जहाँ पे सेंचुरीज है उनका खास इंपोर्टेंस नहीं है। जिला छोटा सा है, 33 जिलों में सबसे छोटा जिला है, लेकिन 3 सेंचुरी लेके बैठा है। 3 अभ्यारण्य है अकेले जिले के पास। तो अभ्यारण्य में ऐसा कोई जीव प्रसिद्ध नहीं है जिसके कारण उनकी फेम हो। जैसे चाहे पश्चिमी राजस्थान के अभ्यारण्य कितने भी बड़े होंगे, लेकिन उनके पास जीव भी थे। लेकिन ये जिला छोटा सा है, 3 सेंचुरी है, तो इसमें सिर्फ सेंचुरी के नाम ही याद रखने। तो एग्जाम में कुछ जिले होते हैं जहाँ के जीव प्रसिद्ध नहीं होते। जैसे अभी आपसे पूछा जाए काले हिरण कहाँ के प्रसिद्ध हैं, तो आपको तुरंत ध्यान आएगा चूरू के प्रसिद्ध हैं, ताल छापर में है। लेकिन धौलपुर है, इनमें ऐसे कोई जीव स्पेसिफिक नहीं है जिसके कारण इनकी पहचान अपने को लंबे टाइम तक याद रहे। इस कारण एग्जामिनर इनको सुमेलित करवाने वाले क्वेश्चन में एक यहाँ से देता है, क्योंकि इनकी विशेषताएं नहीं है, इस कारण याद नहीं रहते हैं। तो अपने राजस्थान के पूर्वी जिले में हम राम को वन में भेजेंगे क्या लेने, केसर। तो राम वन में क्या लेने गए, केसर। वैसे तो हिरण को लेने गए थे, सीता जी को खो बैठे थे फिर। तो राम से याद रखना राम सागर, जो एक झील भी बताई थी मैंने आपको यहाँ। रामगढ़ तो बताई थी बारां में, और राम सागर बताई थी धौलपुर में। वन से याद रखना वन विहार। केसर से याद रखना केसर बाग। ये सेंचुरीज के नाम है यहाँ, केसर बाग, वन विहार, राम सागर। तो ये क्वेश्चन आपको ज्यादातर सुमेलित करने वाले जो भी क्वेश्चन आते हैं पुराने क्वेश्चन पेपर, उनमें से एक इनमें से मिलेगा आपको। कारण क्योंकि इनकी वाइल्ड लाइफ है, उसमें कोई ऐसी आइडेंटिटी नहीं है, कोई पहचान नहीं है इनकी। अब जैसे सामान्यतः धीरे धीरे धौलपुर को हम करौली से जोड़ के टाइगर प्रोजेक्ट में ला रहे हैं, क्योंकि इस साइड में सवाई माधोपुर के टाइगर करौली तक तो आते हैं, उनको धीरे धीरे धौलपुर की ओर शिफ्ट किया जाएगा। फिर धौलपुर से अगर आप ऊपर की ओर जाओगे तो भरतपुर अलवर का एरिया टच हो जाएगा। तो अलवर में इधर ऑलरेडी अपने पास क्या चल रहा है, टाइगर प्रोजेक्ट। तो हम धीरे धीरे ये जो बाघ परियोजनाएं हैं राजस्थान के साउथ ईस्ट वाले पार्ट में, इनको सबको कनेक्ट करेंगे और एक टाइगर कॉरिडोर बना रहे हैं अपन। यानी एक ऐसा एरिया जो आपस में जुड़ा हुआ हो और जिसके अंदर बाघों को एक स्थान से दूसरे स्थान पे इजीली उनको शिफ्ट किया जा सके। या जो क्षेत्र अपनी पहचान में मुख्यतः टाइगर जोन के नाम से प्रसिद्ध, तो वो अपने आप में एक टाइगर कॉरिडोर बन रहा है। और इसी ये टच में एमपी का जो एरिया आता है ना, कुनो नदी जहाँ से आती है, कुनो नेशनल पार्क, वो चीता कॉरिडोर है। उन चीता को भी लगभग टाइगर के आसपास लाया जा रहा है। अब यहाँ से निकाल के चीता को इधर गांधी सागर और जवार सागर, चंबल के बांध बताए थे आपको, इन इस एरियाज में इनको लाया जाएगा। क्योंकि चंबल का एरिया जो है उसमें पहाड़ी क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पठार भी है। तो पठार और पहाड़ी क्षेत्र है, तो यहाँ वाइल्ड लाइफ अच्छा है, वनस्पति भी अच्छी है, वन्य जीव भी अच्छे हैं। तो कुन्नों के अंदर जो चीता है उनको इधर भी रखना पॉसिबल है। तो अब राजस्थान की ओर उसमें लगभग 7-8 जिले टारगेट किए गए हैं। अभी न्यूज़पेपर में था, लास्ट में लिखवाएंगे भी इसमें कि राजस्थान में जो चीता कॉरिडोर है उसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं जिनको टारगेट किया जा रहा है। तो एक तो लगभग अपना पूरा हाड़ौती रीजन है, उसको टारगेट किया जा रहा है। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, और कुछ इसमें नॉर्थ, इसके साउथ से ईस्ट वाले कुछ जिले हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। ये सवाई माधोपुर से पूर्वी जिले, यानी कुन्नो से लेके और नीचे गांधी सागर तक, मीनिंग है चंबल एरिया। तो इनमें सिर्फ आपको नाम ही याद रखने कि राम वन में केसर लेने कहाँ गए, धौलपुर। फिर धौलपुर से जैसे ही आप नीचे की तरफ यानी डांग एरिया की तरफ आओगे तो करौली सवाई माधोपुर में राजस्थान का दूसरा बड़ा अभ्यारण्य आता है।
सेकेंड लार्जेस्ट सेंचुरी कौन सा था? कैला देवी अभ्यारण्य। कैला देवी सेंचुरी सिचुएटेड इन करौली एंड सवाई माधोपुर। तो इंपॉर्टेंट है, करौली तो याद हो जाएगा, आर्ट एंड कल्चर के साथ भी याद हो जाएगा, सवाई माधोपुर भी याद रखना अभ्यारण्य के अंदर। तो कैला देवी सेंचुरी सिचुएटेड मेनली इन करौली एंड सवाई माधोपुर। कि मुख्य आंसर तो करौली है, लेकिन सवाई माधोपुर में भी फैला हुआ है। विशेषता यह है कि राजस्थान में जहाँ पे भी धोक वन है, वो धोक वन इस अभ्यारण्य से कम ही है, कहीं पे भी अगर है तो राजस्थान में सबसे ज्यादा धोक यहीं पाए जाते हैं। तो ये धोक राजस्थान में ज्योग्राफिकल फॉरेस्ट में वो फॉरेस्ट हैं जो 58% एरिया में है। तो इसका मीनिंग राजस्थान के ज्यादातर अभ्यारण्यों में आपको कौन सा वृक्ष मिलेगा? धोक प्लांट आपको ज्यादा मिलेगा, क्योंकि टोटल ज्योग्राफिकल फॉरेस्ट में ज्यादातर है ही ये 58% एरिया में। तो आप ज्यादा जैसे कुछ गाइड वगैरह पढ़ते हो या बुक्स पढ़ते हो तो उसमें बार बार धोक वृक्ष लिखा हुआ आता है, तो आपको लगता है धोक लिखा क्यों है, तो हर बार ही लिखा जा रहा है। तो वो इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि वो राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा है। साइंटिफिक नेम क्या लिखवाया था इसका? एनोजेसिस पेंडुला। तो ये एनोजेसिस पेंडुला है, वो लगभग सब में लिखा हुआ है, लेकिन उनमें सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है? तो आंसर उसमें रहेगा केला देवी। तो अपन ने एक दो में इसको मेंशन किया हुआ, या तो जम्मू और रामगढ़ में लिखा हुआ या फिर यहाँ पर। तो ये मैक्सिमम केला देवी में ही। नेशनल पार्क में अलग है, नेशनल पार्क में रणथंभौर में भी है। तो सेंचुरी के तौर पे राजस्थान में सबसे ज्यादा इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो एक तो ये विशेषता है इसकी धोक प्लांट को लेकर। फिर केला देवी का एक इम्पोर्टेंस, इसका जो नाम है वो अब मंदिर भी इसी एरिया में आता है, केला देवी माता का टेम्पल। हालांकि ये तो एग्जामिनर पूछेगा ही नहीं, केला देवी जो टेम्पल है वो किस अभ्यारण्य में है, तो अपने ही नाम से। अब ये क्वेश्चन पूछने वाला थोड़ी ना कि केवला देव भगवान शिव मंदिर किस नेशनल पार्क में स्थित? केवला देव में ही है। हालांकि केवला देव नाम से दे दिया तो हो सकता है उसका एक नाम और प्रसिद्ध है, घाना पक्षी विहार, तो वो घाना के नाम से भी पूछ सकते हैं। केवला देव के साथ लिखा हुआ ना एक शब्द और लिखा हुआ है, घाना पक्षी विहार, जिसको घना भी लिख देते हैं, घना पक्षी विहार वही है, घना या घाना पक्षी विहार। तो यहाँ केला देवी टेम्पल, केला देवी मंदिर है, ये प्रसिद्ध है। आगे हम रणथंभौर टाइगर प्रोजेक्ट पढ़ेंगे तो उसमें आएगा। रणथंभौर टाइगर प्रोजेक्ट में जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि रणथंभौर केवल सवाई माधोपुर में, और रणथंभौर टाइगर प्रोजेक्ट कितने जिलों में है? 4। रणथंभौर सवाई माधोपुर में है टाइगर प्रोजेक्ट, करौली में है, टोंक में है, और बूंदी में है, रामगढ़ विस्तारी तक। तो इसका मीनिंग टाइगर प्रोजेक्ट में ये पार्ट भी शामिल होता है। उसमें लिखा हुआ है कि रणथंभौर टाइगर प्रोजेक्ट सवाई माधोपुर, करौली केला देवी। तो करौली केला देवी किस टाइगर प्रोजेक्ट का हिस्सा है? रणथंभौर टाइगर प्रोजेक्ट का पार्ट है। मीनिंग है रणथंभौर के जो बाघ और बाघिन जो हैं, टाइगर और टाइग्रेस हैं, उनका टेरिटोरियल एरिया कहाँ तक, प्रभाव क्षेत्र कहाँ तक है, तो उनके प्रभाव क्षेत्र में ये भी आता है, रणथंभौर टाइगर प्रोजेक्ट के हिस्से में आता है। तो सेंचुरी के तौर पे तो अपने आप में एक अलग सेंचुरी है। तो इसका एरिया सवाई माधोपुर यानी रणथंभौर नेशनल पार्क तक जुड़ा हुआ है। तो इसमें एक दो पॉइंट याद रखना। इसके बाद में करौली से जैसे हम नीचे की ओर आएंगे सवाई माधोपुर की तरफ, क्योंकि अभी जो चल रहे थे अपन, पहले तो इसके ऊपर वाले 2 जिले ये कवर कर रहे थे, अलवर सरीस का और भरतपुर का बंद बारियाठा। फिर राजस्थान का पूर्वी जिला धौलपुर, उसके बाद में करौली सवाई माधोपुर। तो धौलपुर में 3 आ गए थे, राम वन में केसर लेने गए कहाँ पर? धौलपुर। करौली में कैला देवी, जिसमें करौली और सवाई माधोपुर दोनों ही आते हैं। फिर सवाई माधोपुर में 2 सेंचुरी हैं। नेशनल पार्क तो हम पढ़ चुके रणथंभौर नाम से, 2 सेंचुरी हैं, दोनों के दोनों सेंचुरी में सवाई शब्द ऐड होगा। तो ये तो नाम से ही पता लग रहा है कि सवाई वाले कहाँ पर हैं? सवाई माधोपुर। एक का तो नाम ही सवाई माधोपुर। तो इसका तो अधिकांश हिस्सा है वो किस में जा चुका है? रणथंभौर नेशनल पार्क में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये तो अपनी जो वाइल्ड लाइफ वाली जो साइट है उस पर लिख भी रखा है, उसमें तो यही लिखा हुआ है कि सवाई माधोपुर जो सेंचुरी है कवर्ड बाई रणथंभौर नेशनल पार्क, या इसमें इसका जितना भी जो हिस्सा है वो कंप्लीट इसमें ओवरलैप्ड बाई रणथंभौर नेशनल पार्क।
तो ये इसके द्वारा पूरा ओवरलैप कर लिया गया है, रणथंभौर नेशनल पार्क के द्वारा कवर कर लिया गया है। तो ये काउंटिंग में अलग दिया हुआ है, इसका मीनिंग कुछ ना कुछ हिस्सा ऐसा है बचा हुआ है, इस कारण काउंटिंग में ले रखा है इसको। तो सवाई माधोपुर, और एक का नाम है सवाई मानसिंह, इसमें गड़बड़ होती है। सवाई मानसिंह नाम सुनते ही तुरंत आप कहाँ हो गए? जयपुर। जयपुर रियासत में प्रमुख राजा के रूप में थे सवाई मानसिंह जी, लेकिन सवाई नाम से जयपुर में कोई अभ्यारण्य, जयपुर में जो अभ्यारण्य आएंगे उनके लास्ट में गढ़ टाइटल यूज करना है। अब ऐसा नहीं है कि गढ़ केवल जयपुर में ही आएंगे, लेकिन जयपुर वालों में गढ़ जरूर लगेगा। तो सवाई मानसिंह गढ़, नाम ही अजीब सा लग रहा है। तो ये सवाई मानसिंह सेंचुरी है जो सवाई माधोपुर। तो ये सवाई वाले दोनों के दोनों कहाँ पर हैं? ये दोनों के दोनों सवाई माधोपुर में। तो गड़बड़ी इसमें सवाई मानसिंह में हो सकती है सेंचुरी के अंदर। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कर लीजिए। विशेषता कुछ ज्यादा खास नहीं है इनमें, तो अपन नहीं इसमें नहीं लिख रहे, सिर्फ जिले ही याद रखने हैं इनमें। तो अब यहाँ सवाई माधोपुर, जिनमें दो टाइटल आ गए, किस नाम से? सवाई के नाम से। सवाई के नाम से दो कर लिए हमने, यहाँ सवाई माधोपुर कर दिया और एक सवाई मानसिंह। सवाई माधोपुर से जस्ट नीचे की ओर आते हैं हम बूंदी की ओर। बूंदी में आता है रामगढ़ विषधारी। रामगढ़ विषधारी, कुछ समय पहले तक तो इसकी कोई ज्यादा फेम नहीं थी, 2021 से पहले। बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल हुआ है, बाघ परियोजना में, तब से इसकी फेम बढ़ गई। तो रामगढ़ विषधारी कहाँ स्थित है? तो ये बूंदी के अंदर जगह है रामगढ़ और विषधारी। रामगढ़ ये वो हिस्सा है बूंदी का जहाँ अर्धचंद्राकार पहाड़ियों का लंबा हिस्सा यहीं पर है। बाकी बची हुई अर्धचंद्राकार पहाड़ियां कोटा झालावाड़ में मुकुंदरा के नाम से। तो ये जो बूंदी का जो भाग है अर्धचंद्राकार पहाड़ी वाला, वो हिस्सा ये रामगढ़। विषधारी भी वहां जगह का नाम है। तो ये दोनों स्थानों के नाम है वहां, रामगढ़ और विषधारी, रामगढ़ विषधारी के नाम से। तो एक तो लोकेशन याद रखना कि अच्छा नाम है कि रामगढ़ विषधारी किस क्षेत्र में है, बूंदी में आता है। अब यहाँ की विशेषताएं क्या है? ये भी एग्जाम में 50 वर्ड्स वाली सेंचुरी में आ सकता है। विशेषताएं, एक तो इसमें जो शब्द है ना रामगढ़ विषधारी, इसको हम लैंड ऑफ पाइथन के रूप में देखते हैं, अजगरों की भूमि के रूप में देखते हैं। तो विषधारी देख के ये मत लिख देना कि इसमें सांप पाए जाते हैं। सांप राजस्थान के लगभग सभी सेंचुरीज में ही होते हैं। भाई अपने घरों के आसपास कहीं कोई घास फूस होती है या कोई ऐसी कवरिंग वाली जगह होती है, वहां पे भी सांप मिल सकता है आपको। तो सांप तो सामान्य सजीव है, लेकिन यहाँ अजगर पाए जाते हैं सांपों की जो विशालकाई प्रजाति होती है, जो अपने अमेजन बेसिन में एनाकोंडा के नाम से प्रसिद्ध है। हॉलीवुड में मूवीज भी बनती है ना एनाकोंडा, कई पार्ट बने हुए हैं उसमें। तो उसी तरीके से ये लैंड ऑफ पाइथन के नाम से प्रसिद्ध है, अजगरों की भूमि के नाम से। या रणथंभौर की बाघिन क्या करती हैं? क्योंकि जिस समय बच्चा पैदा होता है उस समय प्रेगनेंसी के टाइम वो उस साइड में बाघ का सामना नहीं कर सकती। जैसे बाघिन जिस क्षेत्र में अचानक टाइगर आ गया, तो हो सकता है कि अपने प्रभाव क्षेत्र को लेकर दोनों में टकराव हो और बाघिन की उस समय डेथ होने की पॉसिबिलिटी है। बाघ अटैक कर दे तो डेथ होना पॉसिबल है। तो बाघिन अपने बचाव के लिए वो इस साइड में शिफ्ट होती। तो एक तरीके से देखा जाए तो बाघिनों का पीहर है ये, प्रोटेक्शन वाला एरिया है, लेकिन लिखना नहीं है बाघिनों का पीहर। इसको बाघिनों का जच्चा घर कहा गया है, यानी डिलीवरी होम या डिलीवरी होम ऑफ टाइग्रेस। लिखने में तो हिंदी में वही लिखते हैं, बाघों का जच्चा घर। इसमें क्या लिखा हुआ है? लिख लो फिर। बाघों से ज्यादा बढ़िया है बाघिनों का जच्चा घर। लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिसमें मीनिंग अपन समझ जाते हैं, यानी शब्द से ज्यादा भावनाओं को समझना होता है। जैसे जनरली बोलते हैं ना अपन कैमल डेयरी, तो कैमल डेयरी का मीनिंग है कैमल जो मेल वर्जन होता है वो दूध थोड़ी ना देता है, तो इसका मीनिंग फीमेल ऊंटनी का दूध होता है।
सरिस्का के एंट्री गेट पर सरिस्का नेशनल पार्क क्यों लिखा हुआ है? सरिस्का नेशनल टाइगर प्रोजेक्ट है ये। सरिस्का नेशनल बाघ परियोजना है, क्योंकि 5 बाघ परियोजना है राजस्थान के। नेशनल टाइगर प्रोजेक्ट है, उसका एक हिस्सा है ये। वो नेशनल जो लिखा हुआ है वो गलती से लिखा हुआ है, और वहां लिखा हुआ है उसी को देख के। नेशनल बायोडाइवर्सिटी साइट जो है भारत की राष्ट्रीय स्तर की जो जैव विविधता साइट है, उसके ऊपर भी राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान कितने बताए हुए हैं? 5। लेकिन अपने राजस्थान की बायोडाइवर्सिटी साइट पे 3 ही लिखे हुए हैं, इकोनॉमिक सर्वे पे 3 लिखे हुए हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की साइट पे 3 है। तो ये तो तय हो गया कि राजस्थान में जो नेशनल पार्क है वो सिर्फ 3 ही है। ये नेशनल टाइगर रिजर्व एरिया है, राष्ट्रीय बाघ परियोजना का हिस्सा है, इस कारण वो गलती से नेशनल पार्क लिखा हुआ है। बाकी सीरीज का एक सेंचुरी का पार्ट, एक अभ्यारण्य है केवल। तो ये एक डिलीवरी होम ऑफ टाइग्रेस, बाघों का जच्चाघर, लैंड ऑफ पाइथन, अजगरों की भूमि। तो वाइल्ड लाइफ में तो मुख्यतः ये ज्यादा प्रसिद्ध है। वाइल्ड लाइफ के अलावा यहाँ पे प्लांट्स के अंदर अगर हम देखें, प्लांट या वेजिटेशन में, तो एक तो टर्मरिक प्लांट या हल्दी पादप। तो हल्दी प्लांट होता है, हल्दी पेड़ नहीं होता है, यानी छोटा पौधा ही होता है। तो हल्दी के पौधे इस साइड में प्लांट देखने को मिलते हैं। और एक इसमें हल्दी पादप के अलावा चंदन दिया हुआ है क्या एक दूसरा? तो इसमें सैंडलवुड या चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं। तो एक तो सैंडलवुड, सैंडलवुड ट्री, और एक टर्मरिक प्लांट, हल्दी पादप। तो दिस सेंचुरी इज फेमस फॉर टर्मरिक प्लांट और सैंडलवुड ट्री। ये हल्दी पादपों और चंदन वृक्ष के लिए प्रसिद्ध। तो ये वाइल्ड लाइफ हो गया, ये वेजिटेशन या प्लांट हो गए इसमें। फिर अदर करेक्टरिस्टिक्स में अगर देखें तो वाटर पॉइंट, इसमें एक मेज रिवर गुजरती है यहाँ से, मेज नदी के लिए प्रसिद्ध है। और इसके अलावा यहाँ पे एक कनक सागर झील भी है, जो मैंने आपको झीलों के अंदर बताई थी। कनक सागर का एक नाम और भी बताया था, दुगारी डैम, दुगारी बांध। ये ध्यान रखना इसमें। मेज रिवर, और एक नदी बताई थी, और मेज बांध भी बताया था बूंदी में। और एक मेजा बताया था भीलवाड़ा, कोठरी नदी पे आता है। दोनों अलग अलग है। मेज बांध है मेज नदी पर, जो कि बैराज में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो ईआरसीपी में मैंने आपको 5 बैराज लिखवाए थे, उसमें एक मेज बैराज भी लिखवाया था। वो मेज बैराज यही है जो मेज नदी पर आता है। तो ये लगभग आपका रामगढ़ विस्तारी 50 वर्ड्स में, क्योंकि अभी इसको 2021 के अंदर टाइगर प्रोजेक्ट या बाघ परियोजनाओं का हिस्सा भी बनाया गया, जिसपे राजस्थान गवर्नमेंट ने शायद 2022 में नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है। बाकी एनटीए ने इसको एज ए टाइगर प्रोजेक्ट के रूप में 2021 में लिस्टेड किया था। तो ये राजस्थान की बाघ परियोजना में भी शामिल है, क्योंकि यहाँ रणथंभौर के जो बाघ और बाघिन आते हैं। तो इस कारण ये राजस्थान की जो 5 बाघ परियोजना, उसमें एक बाघ परियोजना का नाम रामगढ़ विस्तारी टाइगर प्रोजेक्ट के नाम से, आगे जो बाघ परियोजनाएं दी हुई है ना, उसमें एक नाम इसका भी है। दो तो स्टार्टिंग में बता दिए थे मैंने, रणथंभौर 1974, फर्स्ट तो वो है टाइगर प्रोजेक्ट राजस्थान में। सेकंड फिर अपने हैं सरिस्का 1978। फिर मैंने मुकुंदरा बताया था कि मुकुंदरा नेशनल पार्क 12 में बनता है और टाइगर प्रोजेक्ट 13 में बनता है। तो अपनी तीसरी बाघ परियोजना मुकुंदरा को माना गया है, जो कि 4 जिलों में है टाइगर प्रोजेक्ट के रूप में। चौथी बाघ परियोजना अपनी जो अभी बताई है आपको, वो है रामगढ़ विस्तारी। पांचवी बाघ परियोजना अपनी करौली धौलपुर जिले के नाम से ही है, करौली धौलपुर टाइगर प्रोजेक्ट। उसको कोई स्पेसिफिक नाम नहीं दिया गया, उसका नाम अभी तक जिलों के नाम से ही है। आगे हो सकता है उसका कोई नाम रख दिया जाए, लेकिन अभी तक अच्छी बात है कि उसका जो नाम है वही उसका एरिया है। तो करौली धौलपुर टाइगर प्रोजेक्ट कहाँ पर है? करौली धौलपुर में। यहाँ 55 पे छोड़ देंगे, पहुंच जाओगे। आपकी एक ताली 5 मिनट बढ़ा सकती है। तो ये बूंदी का जो ईस्ट वाला पार्ट है, कोटा के बाद में 12 आता है।
नीचे वाला जो हिस्सा है बूंदी से कोटा झालावाड़ आता है, बूंदी से नीचे कोटा और कोटा से नीचे क्या आता है, झालावाड़। तो बूंदी वाली जो मेन सेंचुरी है वो तो अपने कर लिया, बूंदी का कौन सा था, रामगढ़ विषधारी। तो टाइटल विषधारी है, बाकी प्रसिद्ध यहाँ पे क्या है, पाइथन। सांपों के भी पापा हैं अजगर, वे साल का ही होते हैं। 12 के अंदर हिस्ट्री में आप पढ़ोगे, एक फोर्ट का नाम पढ़ोगे शेरगढ़। तो शेरगढ़ में शेर नहीं है, शेरगढ़ में सांप है। रामगढ़ विषधारी में सांप तो होंगे यहाँ पे भी, लेकिन सांप प्रसिद्ध नहीं है यहाँ, कौन है, पाइथन या अजगर प्रसिद्ध। तो राजस्थान में अजगरों की भूमि रामगढ़ विषधारी, और शेरगढ़ में शेर नहीं होके क्या है, और एक जो हेडिंग लगी हुई है वही है शेरगढ़ फोर्ट। राजस्थान में शेरगढ़ का किला उसी के नाम से नाम रखा हुआ है, शेरगढ़ फोर्ट यहाँ स्थित है। शेरगढ़ फोर्ट आप पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे परवन नदी के किनारे पर स्थित। तो इसका मीनिंग फोरगढ़ फोर्ट अगर यहाँ पर है तो परवन नदी के किनारे पे है वो, तो इसका मीनिंग परवन नदी भी यहाँ से गुजरती। परवन नदी जो कि झालावाड़ और फिर 12 होते हुए कोटा की ओर आके किस में मिलती है, काली सिंध में। तो पहले काली सिंध में वो परवन मिलेगी, फिर काली सिंध खुद जाके चंबल में मिलेगी। एक नवनेरा नामक स्थान बताया था मैंने, कहा नानेरा भी लिखा जाता है उसको कई जगह। तो इसमें एक तो ये एक हेडिंग वाला जो पॉइंट है वो प्रसिद्ध है, शेरगढ़ फोर्ट। शेरगढ़ फोर्ट या दुर्ग स्थित है। और शेरगढ़ फोर्ट किस नदी के किनारे है, तो वो नदी भी यहीं से गुजरती है। तो इसमें 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एक सांपों के लिए, यानी लैंड ऑफ स्नेक के रूप में प्रसिद्ध है। सांपों की भूमि किस अभ्यारण्य को बोला गया राजस्थान में, शेरगढ़। शेरगढ़ फोर्ट किस में है, तो शेरगढ़ में ही है। ये तो पूछेंगे भी नहीं, वैसे क्वेश्चन ही नहीं बनता। ये अच्छा क्वेश्चन है। परवन किस अभ्यारण्य से गुजरती, शेरगढ़ सेंचुरी से गुजरती। तो ये 2-3 विशेषता याद रखना विद डिस्ट्रिक्ट। फिर कोटा झालावाड़। कोटा झालावाड़ में मैंने पहाड़ियां करवाई थी आपको, मुकुंदरा। तो उन पहाड़ियों का सिर्फ ये टाइटल यूज करना है, दर्रा, दर्रा अभ्यारण्य। तो उस दर्रा अभ्यारण्य का कुछ हिस्सा कोटा का निकाला गया है, और उस कोटा के साथ फिर चित्तौड़ को ऐड किया बाकी हिस्सा, और इन हिस्से को निकाल के और इसका नाम रख दिया मुकुंदरा नेशनल पार्क। तो मुकुंदरा नेशनल पार्क में भी दर्रा का कुछ हिस्सा लिया गया, लेकिन कंप्लीट दर्रा नहीं लिया गया, दर्रा के ज्यादातर हिस्से को छोड़ दिया गया। जो छोड़ दिया गया वो आज भी सेंचुरी के रूप में, लेकिन जो कोटा का हिस्सा लिया गया और उसमें चित्तौड़ को ऐड कर दिया गया वो बना नेशनल पार्क। तो इसमें नेशनल पार्क वाला पार्ट है वो तो अलग है, कोटा और चित्तौड़ का पार्ट। लेकिन आज भी उसका एक हिस्सा जो दरा सेंचुरी के नाम से है वो वहीं पे है जहाँ मुकुंदरा की पहाड़ियां हैं। तो मुकुंदरा की पहाड़ियां कहाँ पर है, कोटा और झालावाड़, जो हमने फिजिकल डिविजन्स में पढ़ा था। तो ये वो हिस्सा है दरा सेंचुरी, दरा अभ्यारण्य। दरा अभ्यारण्य राजस्थान के कौन से जिलों में है, तो इसमें रहेगा आपका कोटा एंड झालावाड़। जापान वाली मुद्रा आ गई क्या, इसमें लिखे हुए हैं कोटा झालावाड़। प्रसिद्ध क्या है इसमें आपको ध्यान है, गागरोनी पेरट या गागरोनी तोता। तो ये लगभग हाड़ौती वाले जो इंपोर्टेंट पार्ट है वो तो लगभग कंप्लीट हो गए, लेकिन हाड़ौती में कुछ पार्ट और भी बचे हुए हैं। चंबल राजस्थान में एंट्री करती है तो एक डैम बना हुआ है उस पे, राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप सागर के आगे की ओर एक डैम और बना हुआ है, जवार सागर। तो जवार सागर सेंचुरी भी आती है। जवार सागर डैम कौन से जिलों में, कोटा और बूंदी दोनों के बॉर्डर पे। तो जवार सागर अभ्यारण्य तो 2 जिलों में, सॉरी, जवार सागर डैम तो 2 जिलों में, कोटा और बूंदी। अभ्यारण्य में एक जिला और ऐड करना है, चित्तौड़। जहां से चंबल एंट्री करती है वो चित्तौड़ भी ऐड है उसमें। तो चित्तौड़, कोटा और बूंदी। इसका मीनिंग हाड़ौती का मुख्यतः 2 जिले छोड़े हैं जहां चंबल नहीं जाती, झालावाड़ और बारा। बाकी हाड़ौती में चित्तौड़, कोटा और बूंदी जो चंबल के किनारे पे हैं, उन तीनों पे एक सेंचुरी आता है, जवार सागर। और जवार सागर आ गया तो इसका मीनिंग कौन सी नदी है, चंबल नदी। और चंबल है तो जीव कौन से होंगे, मुख्यतः घड़ियाल पाए जाते हैं। तो जवार सागर है वो चंबल के किनारे पे और घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है। तो कल जवार सागर से स्टार्ट करेंगे अपन। और इनको एक बार रीडिंग लगा के आना, क्लॉकवाइज पश्चिम से पूर्व की ओर कंटिन्यूस।